हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और भी बेहतर और आसान बनाने के लिए एक बार फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हैं कक्षा 10वीं के मैथ का अनसॉल्व प्रश्न पत्र लेकर के, जो कि 2020 में पूछे गए प्रश्न पत्र हैं। आज हम लोग उसका पहला सेट शुरू करेंगे सॉल्व करना, और ये सेट है 822 यमवी। इसका आज हम फर्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पूरे पेपर को एक ही वीडियो में हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको कई पार्ट में सॉल्व करेंगे। मतलब हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्ट होगा और 2 पार्ट, मतलब 2 या 3 पार्ट के अंदर हम लोग एक एक पेपर को कंप्लीट करेंगे और पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। जो 7 सेट आते हैं मैथ के, वो हम लोग सभी 7 सेटों को हल करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ सके। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर दिखाई गई जितनी भी वीडियो हो आपके लिए हितकारी है, तो आप अन्य लोगों तक, अन्य अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, साझा करें, ताकि हमारा प्रयास उन लोगों तक भी पहुंच सके। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल, और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज से अपने सेशन की। क्लास 10th मैथ में सेट 1 है 822 यमवी, 2020 में पूछा गया प्रश्न पत्र है, और इसका आज हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। कई पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है सभी खंड कीजिए। इसमें कई प्रश्न हैं, कई खंड हैं, जिसमें से पहला खंड है हर के 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए 1458 अपान 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। ढेर सारे विकल्प हैं, देखो कैसे सॉल्व करना। इसमें ये तो ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसमें आपको केवल ये बताना था कि कौन सा सही है, लेकिन आप लगा के कैसे चेक करते अगर आपको लगाना पड़ जाता तो देखिए आपको हर का फैक्टर करना है। तो जब आप हर का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, देखो जब आप इसमें पहले इसका ऐसे बड़ा बड़ा फैक्टर करो। जैसे मान लो 1 फैक्टर हो गया 10 हो गया, 1 हो गया 125। अब 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, और उसके बाद 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी ये हो जाएगा 1 बार 2 और 4 बार 5। तो इसको लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 4, मतलब 5 पे 4 की पावर। तो अब यहाँ कितना है, 2 पे 1 ही की घात है, तो 3 घात कम पड़ रही है। तो हम लोग उसी का ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो देखो ये हो कैसे जाएगा, ये हो जाएगा 1458 गुणे 2 पे 3 की घात, मतलब 8 ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ नीचे भी हो जाएगा 2 पे 4 की घात गुणे 5 पे 4 की घात। अब इसका मतलब हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, और इसके ऊपर 4 की पावर, मतलब 1 के आगे 4 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ नीचे हो जाएगा 4 बार 0, ऊपर 8 का गुणा करो, 8 अठाएँ 64, 8 पंचे 40 थे 46, 8 चौक को 32, 4 36, 8 करने में 8 3 11। तो यहाँ पे 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 यहाँ आके लगेगा दशमलव, तो हो जाएगा 1.1664। इसका मतलब ये दशमलव के 4 अंकों तक आगे जाएगा। और आप विकल्प में देखोगे तो 1 2 3 ये लास्ट वाला 4 में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और यही आपका सही उत्तर है। फर्स्ट का सेकंड वाला यानी खा वाला खंड है चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे, मतलब कितने जीरोस होंगे इसके, ये आपको पता करना है। तो देखो हम लोग जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ग्राफ पे x अक्ष पे कहाँ कहाँ कट या टच होता है। तो आप देखोगे 1 2 3 और ये 4 जगह पर कट कर रहा है, इसका मतलब इसके कुल 4 शून्यांक होंगे, 1 2 3, ये यहाँ पे 4। ये इसका चौथा वाला पार्ट सही है। आप यहाँ पे देखो इसमें दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB बाई DE इक्वल BC बाई EF इक्वल AC बाई DF इक्वल 4/9। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान होगा, कितना होगा।
तो अब आप जानते हो, आपने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा है, उसमें एक ये होता है प्रमेय कि अगर उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो होता क्या है, वो त्रिभुज समरूप होते हैं। और समरूप त्रिभुजों का जो एरिया का अनुपात होता है उनकी साइड का वर्ग का अनुपात होता है। तो जब हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो 4 का 16 हो जाएगा और 9 का 81 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे है, ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप घा वाला देखो, इसमें दिया यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल 0 तो साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कास टू दी पावर 4 थीटा का मान होगा। दिया 1/4, 1/2, 3/4 और 1। कैसे निकालना है देखो, सिंपल प्रश्न है। दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल 0। आप कास थीटा को ट्रांसफ़र कर दो तो होगा ये साइन थीटा इक्वल कास थीटा हो जाएगा। और कास थीटा को इस साइड डिवाइड करोगे तो होगा ये साइन थीटा बाई कास थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। और ये साइन थीटा बाई कास थीटा का मतलब होता है टेन थीटा इक्वल 1 हो गया। और 1 है टेन 45 डिग्री की वैल्यू, इधर टेन थीटा, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है जिस चीज़ की वैल्यू, उसमें आप थीटा को 45 लिख दो। तो जैसे हमको निकालना है साइन टू दी पावर 4, थीटा की जगह लिख देंगे 45 प्लस कास टू दी पावर 4 की जगह, ये थीटा की जगह 45। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर नहीं बल्कि 4 पावर लगेगा। और यहाँ 1/√2, इस पर भी पावर 4, 1/√2 पर 4 की पावर लगी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। ऐसे ही 1/√2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, जुट के हो जाएगा 2/4 और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन में देखो कहाँ है ये, हाँ 1/4, 1/2, ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे लगाया जाएगा। अन्ना है बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी। तो अब हम लोग निर्देशांक कैसे बनाते हैं जानते हो, 3, 4 को अगर खोजना रहेगा तो x से 3 डिस्टेंस और y पे हो जाएगा 4, तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा 3, 4। अब प्रश्न कह रहा है कि इस पॉइंट की y अक्ष से दूरी, तो इस पॉइंट की y अक्ष से दूरी कितनी है, x वाली जो लेंथ है वो y अक्ष से दूरी है, तो वो कितनी हो जाएगी 3। बहुत से बच्चे इसको गलत लगा के आ गए होंगे और आ जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं y किसको कहते हैं, बगल वाले को इसको x कहते हैं, तो वो लोग y कहा है तो 4 को निशान लगा देंगे। लेकिन प्रश्न में क्या है, y अक्ष से दूरी, तो इस पॉइंट की y से वही दूरी है जो यहाँ से x की लेंथ है, तो यहाँ पे उसकी दूरी कितनी है 3 इकाई। और ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही अगला खंड है, 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी, इसके इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो आप जानते हो पूरे ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो इक्का की प्रायिकता हो जाएगी 4/52 और 4/52 का मतलब है 1/13। और ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो शायद आप ये समझ गए होंगे कि आपको पहला प्रश्न कैसे सॉल्व करना था और किसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट था। अगर समझ गए हो तो इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सभी खंड कीजिए। पहला इसमें के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। तो इसका आप सॉल्यूशन देखो। इसमें 2 समीकरण दिए हुए हैं। एक समीकरण है 3x + y = 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और एक है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब कोई हल ना होने का एक शर्त होता है, वो शर्त क्या है लिखेंगे पहले, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का प्रतिबंध। इसका प्रतिबंध क्या होता है, a1/a2
इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। अगर ऐसा शर्त है तो कभी भी उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो अब अगर सबकी वैल्यू रखी जाए तो क्या होगा, A1 का मतलब होगा x का गुणांक पहले में, तो वहाँ पे है 3, इसमें x का गुणांक कितना है 2k-1 है, इक्वल इसमें y का गुणांक है 1, इसमें y का गुणांक कितना है k-1, इक्वल। और हाँ, तुलना करते समय एक बात याद रखिए, अब जैसे देखो इसमें x y एक तरफ है तो इसमें भी x y एक तरफ ही होना चाहिए, इसमें कांस्टेंट दूसरी तरफ है तो इसमें भी दूसरी तरफ रहना चाहिए। मतलब या तो समीकरण में तीनों एक तरफ हो, मतलब एक ही ओर हो, या फिर जो वैल्यू दूसरी तरफ है वही दूसरे समीकरण में भी दूसरी तरफ होना चाहिए, तभी कंपेयर करना, अन्यथा नहीं। अब यहाँ हो जाएगा 1/2k+1, लेकिन ये नॉट इक्वल होगा। आप किसी भी दो को हल कर सकते हो, इन दोनों को हल कर सकते हो, इन दोनों को हल कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो हम इन दोनों को हल करते हैं, तो ये पहले लिख लो इसको, ये होगा 3 2k-1 इक्वल 1/k-1। तो 3 का गुणा के में करेंगे 3k-3 इक्वल 2k-1, 2 के इस साइड आएगा तो होगा 3k-2k इक्वल -1, और -3 उस साइड जाके +3 हो जाएगा। 3k में से 2k घटाएंगे तो k आएगा, और 3 - 1 का मतलब 2। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी है, 2 है। और यही है आपके इस प्रश्न का आंसर। साथ ही अब हम दूसरा भी लगा देते हैं और उसके बाद आप लोग एक साथ दोनों को उतार लीजिए। तो आप देखिए खा वाले का सलूशन, इसमें क्या दिया हुआ है, AO/OC इक्वल BO/OD ये दिया हुआ है। और इक्वल 1/3 दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि AOOC BOOD दोनों का अनुपात बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज OCD लिख सकते हैं, या COD लिख दो, चलो ऐसा हो गया। अब उसके बाद अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो आगे की भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, AO/OC इक्वल BO/OD इक्वल AB/DC इक्वल 1/3। तो AB की वैल्यू निकालनी है, DC की वैल्यू 1.5 है, इक्वल 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से AB इक्वल हो जाएगा 1.5/3 इक्वल हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब AB की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर है, और यही है इस प्रश्न का सलूशन। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा वाला पार्ट, √3 tan 12 cot 45 tan 60 tan 78 इनका आपको मान निकालना है। तो देखिए इसका सलूशन, √3 tan 12 cot 45, उसके बाद है cot 60 और tan 78। अब शायद आपको याद होगा जब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब दो एंगल को जोड़ने पर 90 हो जाए तो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री यानी पूरक होते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे 78 में 12 को ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब आप या तो 12 का कंप्लीमेंट्री लगा दो या 78 का। तो ये कुछ ऐसा होगा, √3 अगर हम 10 का कंप्लीमेंट्री लिखें तो हो जाएगा cot 90 - 12 होगा। और cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। और यहाँ पे tan 78 को ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि किसी एक ही कंप्लीमेंट्री को चेंज हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा √3 से √3 कट जाएगा तो हो जाएगा 1 1 1 सब खत्म हो जाएगा। और cot 90 माइनस, पहले एक बार लिख दो, √3 cot 90 - 12 का मतलब होगा cot 78, फिर यहाँ पे है 1 और यहाँ 1/√3 और ये tan 78। अब आप जानते हो tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू 1 होती है, ख़त्म।
√3 से √3 ख़त्म, बाकी सब 1 1 है, तो वैल्यू आएगा 1, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का सलूशन। उसके बाद है घा वाला प्रश्न, तो देखिए इसका सलूशन। प्रश्न है, एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अब हम लोग जानते हैं लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे 366। तो लिखेंगे लीप वर्ष में दिनों की संख्या बराबर 366। तो लिखेंगे इसलिए सप्ताह कितना होगा लीप वर्ष में, 366 में 7 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन का एक सप्ताह होता है। तो ये हो जाएगा 52 सही 2/7। आगे बात आपको समझ में कि लीप वर्ष में कुल कितने सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह और 2 दिन होंगे। तो लिखेंगे इसलिए लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होंगे, ऐसा हो जाएगा। अब आप जानते हो कि ये जो 2 दिन होगा, अब ये 2 दिन संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे संडे होगा तो हो सकता है संडे के आगे मंडे हो या संडे से पहले सैटरडे। तो इस प्रकार से इनका जोड़ा लगेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, शेष 2 दिन, शेष जो 2 दिन हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है जैसे एक संडे हो गया, ऐसे लिख देता हूँ, हिंदी में ही लिख देते हैं। एक हो गया रविवार, एक सोमवार हो सकता है। उसके बाद एक हो सकता है सोमवार, मंगलवार, क्योंकि 2 दिन ऐसे ठीक आगे जाएंगे। मतलब जैसे अगर रविवार पे 52 हफ्ता कंप्लीट हुआ तो अगला सोमवार हो जाएगा, फिर सोमवार पे नहीं तो सोमवार मंगलवार हो जाएगा, मतलब 2 दिन ऐसे ऐड होंगे। ये हो जाएगा मंगलवार, बुधवार। अगला हो सकता है उन 2 दिनों में बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार। अगला हो सकता है गुरुवार के साथ साथ शुक्रवार, फिर हो सकता है शुक्रवार के साथ शनिवार, और उसके बाद एक और सेट हो सकता है शनिवार और रविवार, क्योंकि जो 2 दिन बचेंगे वो 2 दिन यही हो सकते हैं। तो संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या उसके बाद आप देख रहे हो इस प्रकार से सेट बनेगा। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें देखो रविवार कहाँ, तो आप इसमें पाओगे कि रविवार देखो ये यहाँ पे है रविवार इस सेट में, और एक इस सेट में। तो आपको केवल 52 चाहिए। तो अगर मान लो स्टार्टिंग संडे से हुई होगी तो कुल यहाँ पे 52 कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाकी आपका जो 2/7 है ये आपका प्रायिकता नहीं होगा, और आपको प्रायिकता होना है। तो लिखेंगे हम लोग इसलिए 52 रविवार होने की प्रायिकता, 52 रविवार होने की प्रायिकता वो होगा, जैसे ये तो नहीं होने की प्रायिकता है, 2/7 नहीं होने की है, तो होने की प्रायिकता हम लोग कैसे निकालते हैं, 1 में से नहीं होने वाला प्रायिकता घटा देते हैं। तो 7 करने में 7 में से 2 जाएगा 5, और यही हो जाएगा एक लीप वर्ष में 52 संडे होने की प्रायिकता। आप यहाँ भी देख सकते हो, जब हम लोग ये 2 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 सेट। तो 5 ऊपर रहेगा, और पूरे हफ्ते में दिनों की संख्या कितनी है, या कह सकते हैं टोटल 7 सेट है आपके पास, और इन 7 में 5 खाली है, वो आपको ऊपर लिखना है। क्योंकि जब आप उन दोनों को छोड़ के अगर आप यहाँ ऊपर 2 लिखते हो तो इन दोनों में संडे आएगा, और अगर मान लीजिए दुर्भाग्य से 52 संडे होगा तो कुल 54 संडे हो जाएगा, इस प्रकार से। तो आपको करना क्या है, आपको ये दिखाना कि 2/7 इसमें संडे की प्रायिकता नहीं है, तो आपको संडे की प्रायिकता निकालनी है। तो 1 में से नहीं की प्रायिकता घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, और वही है आपके प्रश्न का सलूशन।
क्वेश्चन नंबर 3, सभी खंड कीजिए। उसका पहला है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है। कैसे लगाएंगे वो देखिए। सॉल्यूशन नंबर 3 का पहला क्या क्या दिया है? प्रथम पद दिया है, प्रथम पद को लिखते हैं ए से, उसकी वैल्यू है 4, और दिया है अंतिम पद, उसको लिखते हैं यल से, वो है 49। पदों का योग दिया है, उसको लिखते हैं यस एन से 265। पदों की संख्या, क्योंकि हम लोग संख्या नहीं जानते तो यन मान लेते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखें यन पदों का योगफल। अब यन पदों का योगफल हमको पता है 265। यन पदों का फार्मूला क्या होता है योग का? n/2 a + यल। अगर हम लोग a और यल जानते हैं तो वही फार्मूला लगाते हैं। ये हो जाएगा 265, यहाँ से n हो गया /2, a की वैल्यू है कितनी? 4, l की वैल्यू 49 इक्वल 265। 2 से डिवाइड है, उस साइड गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 53n इक्वल 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 1 × 13, 2 × 4 = 5। 530 हो गया, तो n बराबर हो जाएगा 530/53 बराबर 10। और यही हो गया आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अब आप देखिए दूसरा प्रश्न, यानी सॉल्यूशन नंबर 3 का खा वाला पार्ट। प्रश्न है 0.666 को p/q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो आप ऐसे करोगे, लिखोगे माना x = 0.66 ... तो आप क्या करोगे? आप कर दोगे 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल, इसको 1 मान लेना इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 6.66, क्योंकि डॉट लगा तो ऐसे 6 का कोई अंक नहीं होगा। ये हो जाएगा सेकंड। अब आप सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, तो जब आप घटाओगे तो 10x में से 1 घटेगा तो 9 आएगा। उसके बाद आप क्या देखोगे कि इससे जब इसको घटा देंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0 0, और 6 में से 0 जाएगा तो 6 आएगा, मतलब कुछ ऐसा आएगा। यहाँ से x इक्वल होगा 6/9, यानी ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तियां 9। तो यहाँ लिखोगे x इक्वल 2/3 लिखोगे, इसलिए 0.666 इक्वल कितना है? 2/3। और यही है आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अब इसमें देखो p/q के रूप में हो गया, यानी ये भिन्न में कन्वर्ट हो गया, और यही है इसका सॉल्यूशन। अब आप देखिए इसका तीसरा खंड, वृत्त के व्यास AB के सिरे a -2 -7 और b 1, -11 है। ये दिया हुआ निर्देशांक, तो वृत्त की त्रिज्या और केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो, मान लो एक सर्कल है ऐसे, और इसका एक व्यास है AB, और इसका सेंटर मान लेते हैं O है। A का निर्देशांक दिया हुआ है -2, -7, और B का निर्देशांक है 1, -11। O का निकालना है, तो हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं? वृत्त की त्रिज्या। और त्रिज्या कहने कब निकलेगा? कैसे? जब आपको दोनों तरफ का निर्देशांक पता है तो आप ये क्या करोगे? दूरी का फार्मूला लगा दोगे और उसी से त्रिज्या निकल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग AB लेंथ, क्योंकि यही पहले व्यास है, और जब व्यास निकलेगा तो त्रिज्या आएगा। तो AB के लिए सबसे पहले आपको x1, y1, x2, y2 सब लिखना पड़ेगा। x1 की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू -7, x2 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू -11।
लिखेंगे इसलिए ए बी इक्वल, फार्मूला जानते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यहाँ से ए बी इक्वल होगा x1 माइनस x2, मतलब पहले में से दूसरा, ये पहले में से पहला वाला घटाओगे तो हो जाएगा ये -2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस -7 प्लस 11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है और आपको माइनस लगाना है तो स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ आप लिख सकते हो ए बी इक्वल, अब 2 1 3 हो जाएगा ऋण में और उसका वर्ग होता है 9। उसके बाद 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आएगा और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 16 9 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ से ए बी इक्वल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या तो इसका आधा होगा, तो लिखेंगे इसलिए वृत्त की त्रिज्या इक्वल हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। उसके बाद हमें निकालना है केंद्र का निर्देशांक, और केंद्र मध्य बिंदु है, लिखेंगे केंद्र का निर्देशांक बराबर होगा ए बी का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते हो x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। वैल्यू रख दो, x1 की वैल्यू -2 है और x1 की वैल्यू -2 और x2 की वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा -2 प्लस 1/2। उसके बाद y1 की वैल्यू -7 और ये -11 है, तो -2 में से 1 को लेस करेंगे तो आएगा -1/2 हो जाएगा ये, और 11 7 18 का आधा हो जाएगा 9, और यही हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सलूशन। लास्ट वाला प्रश्न है, इसका सलूशन देखिए आप। इसमें है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको इमेज बना के दिखाता हूँ। इमेज इधर बना देता हूँ, इस साइड। इसमें दिया हुआ है त्रिज्या की लंबाई 10 सेंटीमीटर और उसकी एक जीवा है ए बी। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं इसका सेंटर, और एक जीवा है, ये जीवा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, और ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ त्रिज्या, ये मान लो ओ, और इसकी हो गई ये जीवा। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तभी आएगा। फिर लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब बताओ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब हम लोग पूरे त्रिज्यखंड में से ये वाला पार्ट हटा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है आप जानते हैं, उसका फार्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। फार्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। ये हो गया आपका त्रिज्यखंड। इसमें से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, और त्रिभुज आपका समकोण है, तो समकोण का ये होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो ये आधार हो जाएगा, वो ऊंचाई हो जाएगा कोई भी एक। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ए ओ इंटू बी ओ हो जाएगा।
थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो हो जाएगा 90/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू कितनी है 10 है, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस हाफ। ए ओ की वैल्यू 10 है और बी ओ की वैल्यू भी 10 है। और 9 यहाँ 90 से 360 को काटेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई 10 का वर्ग 100 माइनस 2 पंचे 10 5 और उसके बाद 5 दाएं 50। 4 से 100 कट जाएगा तो 25 आएगा, तो ये हो जाएगा 25 पाई माइनस 50। आप चाहो तो 25 कामन ले लो, तो वहाँ आएगा पाई माइनस 2। आप चाहे तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हो और चाहे ये लिख दो 3.14 लिख दो माइनस 2, तो ये हो जाएगा 25 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 1.14। 25 से गुणा कर दो, 25 चौक को 100, 25 से करने में 25 10 35, 3 बचेगा, 25 से करने में 25 3 28, यानी 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 सभी खंड कीजिए। पहला, यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 426 और 576 का मासा ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से मासा कैसे निकालते हैं। बड़ी वाली अंक बाएं साइड, छोटी अंक दाएं साइड। तो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन नंबर 4 का हमको HCF निकालना है दोनों का, तो जो बड़ी संख्या वो बाएं रहेगा, एक ही बार जाएगा तो कितना बचेगा, ये 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5 और 5 में से 4 घटेगा तो 1 आएगा। अब उसके बाद ये अंक यहाँ हो जाएगा, दो बार जाएगा तो 300 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो आएगा 126, फिर 150 यहाँ हो जाएगा, हो जाएगा 126 का एक बार गुणा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 24, फिर 126 यहाँ रहेगा, तो कितनी बार जाएगा ये 5 बार, तो हो जाएगा 24 पंचे 120। तो जब घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 6, उसके बाद 24 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6 और 4 बार जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। तो जब लास्ट बार जिस अंक से कटता है वही उसका HCF होता है, तो लिखेंगे इसलिए 426 तथा 576 का मासा 6 है। आप काट के देख भी सकते हो, 6 से काटोगे 576 को तो 6 9 54 3 57 और उसके बाद 36 हो जाएगा, कट जाएगा, 6 से 42, 6 करने में 6, ये भी कट जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन देखिए, फिर एक ही बार उतारिए। सिद्ध कीजिए कि cos 0 sin 30 sin 45 sin 90 cos 60 और cos 45 सब मिला जुला के 7/4 है। तो लेफ्ट हैंड क्या है इसका वो देखो, लेफ्ट हैंड है cos 0 डिग्री sin 30 डिग्री sin 45 डिग्री sin 90 cos 60 cos 45 सबकी वैल्यू रखे तो कितना हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1,
साइन 30 की 1/2, साइन 45 का 1/√2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और उसके बाद cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये कितना होगा, 2 1 2 1 3, 3/2 ऋण 1/, यहाँ धन 1/2 में 2, यहाँ हो जाएगा 3/2 ऋण 1/2 में। अब उसके बाद देखो a + b a - b जैसा दिख रहा है, तो a² - b² वाले रूप में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो हो जाएगा 3/2 का वर्ग ऋण 1/2 में 2 का वर्ग। 3/2 का वर्ग होता है 9/4, ऋण 1/2 2 का वर्ग होगा 1/2। 4 करने के लिए इसको लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ 9/4 ऋण 2/4, और 9 में से 2 जाएगा 7/4, और यही है इसका राइट हैंड साइड। उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का गा, बिंदुओं 3, और 9, को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक इमेज टाइप बना लेते हैं ताकि प्रश्न लगाना आसान हो। जैसे सपोज करो कि ये एक लाइन है, इसका नाम है AB, इसके निर्देशांक हो गए इस प्रकार से 3, -3, और ये हो गया 9, 9। कहा जा रहा है कि इसको समत्रिभाजित, मतलब इसको 3 बराबर पार्ट करने वाले पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं। तो मान लो ये है C और ये D, मतलब आपको C का निर्देशांक निकालना है और D का निर्देशांक निकालना है। अब ये समान अनुपात है, तो मान लो ये M है, ये भी M है, और ये A भी M है। तो हम लोग पहले बिंदु C का निर्देशांक निकालते हैं। तो लिखेंगे बिंदु C के लिए C वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, x1 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा ऋण 3, x2 हो जाएगा 9, y2 हो जाएगा 9। उसके बाद m1 की वैल्यू हो जाएगी m, और m2 की वैल्यू हो जाएगी 2m, क्योंकि ये m1 हो जाएगा और यहाँ से वहाँ तक के लिए वो m2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, बिंदु C का निर्देशांक। तो लिखेंगे इसलिए बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और एक होगा m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है m, x2 की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा, सॉरी, m1 की वैल्यू m है और x2 की वैल्यू 9 है, तो हो जाएगा 9m प्लस m2 की वैल्यू 2m है और x1 की वैल्यू 3 है। नीचे m1 प्लस m2 मतलब m प्लस 2m हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा m प्लस 2m। m1 की वैल्यू m है, y2 की वैल्यू 9, तो 9m हो जाएगा, प्लस m2 y1 की वैल्यू है -3, और वो m2 कितना है, 2m है। इस प्रकार से अब इसका आगे का प्रोसेस आप देखो, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 9 6 15 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 15m बटे 3m कामा 3 दूनी 6, 9 में से 6 जाएगा 3m बटे
3m, m से m कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 × 15 5 और यहाँ बचेगा 1। मतलब क्या हो गया कि बिंदु C का निर्देशांक हमको मिल गया। कितना 5,1। अब अगर हमको D का निर्देशांक निकालना है तो हम एक काम क्या कर सकते हैं, इसको m1 मान लेंगे, यानी m1 की वैल्यू 2m हो जाएगी और m2 की वैल्यू m। एक तरीका क्या है, हम C का निकाल लिए हैं, B का जानते हैं और D उसके ठीक बीचों बीच में है, तो हम लोग इसका मध्य बिंदु ले सकते हैं। लिखेंगे बिंदु D का निर्देशांक बराबर BC के मध्य बिंदु का निर्देशांक। और मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना जानते हो, पहले में पहला जोड़ के आधा करना है, यानी 5 × 9/2 कामा 1 × 9/2। 9 × 5 = 14 का आधा 7 हो जाएगा और 9 × 1 = 10 का आधा 5। तो D का निर्देशांक कितना होगा 7,5। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 4 के गा का सलूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के घा का सलूशन। ये प्रश्न क्या है, 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया कि इसके 2 किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर एक शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रश्न ये है कि एक त्रिज्यखंड है कुछ ऐसा करके, इस प्रकार से, और इसका ये एंगल है 120 डिग्री। इसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और इसको जोड़ दिया गया है तो एक शंकु बना है। तो अब आप जानते हो कि जब हम लोग इसको शंकु में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली साइड आके इस साइड पे चिपक जाएगी और यही हो जाएगा शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिज्यखंड को मोड़ने पर प्राप्त शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये बराबर हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या या त्रिज्यखंड की त्रिज्या। त्रिज्यखंड की त्रिज्या, इसका मतलब यल की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं जब आप लोग इसको कर्व करोगे, मोड़ोगे, तो जब हम मोड़ देंगे तो ये पूरा पार्ट घूम के पूरा, जैसे देखो मान लो ऐसे फैला, जब इसको हम लोग बेंड कर देंगे तो ये जो यहाँ पे चाप दिख रहा है, ये चाप वृत्त की परिधि बन जाएगी, मतलब शंकु के जो आधार का है वो परिधि हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ऐसा लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं शंकु के आधार की परिधि बराबर होगा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr, मतलब वो रेडियस आपको लेना। तो रेडियस हमारे पास कितना है 10 है, 10 नहीं बल्कि 12 है, और थीटा कितना है 120 डिग्री। तो 120 से 360 काटेंगे तो 3 आएगा नीचे, और 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 3 से 24 कट जाएगा तो हो जाएगा ये 8π सेंटीमीटर। तो ये हो गई उसकी परिधि शंकु के आधार की। तो अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, शंकु की आधार की परिधि कितनी होगी 2πr होगी।
यहाँ से 2 पाई आर, यहाँ से 2 पाई आर, तो क्या होगा, आप देखोगे कि पाई से पाई कट गया और आर की वैल्यू हो जाएगी 2 चौको 8, 4 सेंटीमीटर। मतलब जो शंकु का आधार बन जाएगा उस आधार की त्रिज्या कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हो आर बराबर शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या, शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या, इस प्रकार से। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं शंकु की खड़ी ऊंचाई क्या होगी, लिखेंगे इसलिए शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h इक्वल होगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। L की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस R कितना 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, इसका 1, ये 16 हो जाएगा। लेस करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8 होगा, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 128। अब 128 को आप लिख सकते हैं 64 दूनी 128, तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, तो h इक्वल हो जाएगा 8√2 सेंटीमीटर। तो h निकल गया, लिखेंगे हम लोग इसलिए शंकु का आयतन इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो हो जाएगा 1/3 पाई। r की वैल्यू कितनी है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी है 8√2, तो 4 का वर्ग 16 और 16 8 128, तो हो जाएगा ये 128 पाई√2/3 सेंटीमीटर क्यूब। और यही है आपके इस प्रश्न का सलूशन। ये था आज का प्रश्न पत्र क्लास 10th मैथ के लिए, जो कि आपका अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा है, उसका सेट 1 822 MV था। आज हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए हैं। हर एक प्रश्न का हर एक खंड हल करने की कोशिश किए हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा, कोई सलाह सुझाव या शंका होगा, तो आप हमको कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट और इसके अगले सेशन में, जिसमें हम लोग इस प्रश्न पत्र को हो सकता पूरा समाप्त कर ले जाएं। छूट जाएगा तो हम लोग इसके थर्ड पार्ट में ज़रूर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।